आने वाला हूँ वो आपको नीचे मिल जाएंगे, डाउनलोड आप कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। एंड प्लीज़ ध्यान से समझिए, एक पेज में हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे। सबसे पहली बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ जो चीज़ निकल कर आती है वो होता है डायोड। डायोड के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर ये आती हैं कि डायोड में बस आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता सेमीकंडक्टर, कोई बात नहीं, ये पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट पी होता है, ये वाला पार्ट एन होता है, ठीक है। इसमें दो केस आते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। कैसा, अगर यहाँ इस वाले पार्ट पर, पी वाले पार्ट पर हायर पोटेंशियल है और एन वाले पार्ट पर लोअर पोटेंशियल है, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करने लगता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, अगर पी जंक्शन पर लोअर पोटेंशियल है और यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, तो ये ओपन सॉकेट या ओपन वायर की तरह बिहेव करने लगता है, विच मीन्स करंट यहाँ पर पास नहीं होता है, राइट। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल भी यहाँ पर गिवन है, ये वाला सर्किट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखें तो 10 वोल्ट है, ठीक है। बैटरी का बड़ा वाला डंडा आपका हायर पोटेंशियल को दिखा रहा होता है, छोटा वाला लोअर पोटेंशियल को। तो करंट कहाँ से हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ऐसा फ्लो करता है करंट, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा वापस। तो यहाँ से जब ये जाएगा तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल आ गया इस डायोड पे, तो ये हो गया रिवर्स बाइसिंग वाला केस। तो यहाँ से तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब इस वाली इधर से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको समझ लो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर जब वो हायर पोटेंशियल जाएगा तो इस यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा, ये आराम से क्या कर देगा, स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है और यहाँ से करंट चला जाएगा। तो आपके पास जो आपको निकालना है आई, वो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। और जो भी आप इस रेजिस्टेंस को दे देंगे, सपोज ये 2 ओम का था तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को हमको मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। ये कभी कभार यूज में आ जाता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, बताइए आप उसने कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन वहां पर आ जाएगा डेल्टा के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और वो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर आते हैं हम लोग डायोड के ऊपर, एक और अच्छा सवाल आता है, ये वाला डायोड, ठीक है। यहाँ पर जीना डायोड का केस हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो, इतना टाइम तो होगा नहीं आपके पास कि आप सेमीकंडक्टर को पूरा पढ़ोगे। तो क्या करना है, इस नोट में आपको दिख रहा होगा चीजें सब कुछ डिटेल में, बस इसको ध्यान से रट भी लो ना तो काम हो जाएगा। जीना डायोड की बात करें तो जीना डायोड में रेगुलेट करता है ये वोल्टेज को, ठीक है। और जैसे ये इसका ये जो वोल्टेज होगा 15 वोल्ट, वही इसके पैरेलल में ये जो लगा है रेजिस्टेंस, इसका भी कितना वोल्टेज लगा देगा, ये 15 वोल्ट, ठीक है। ये वर्क करता है ब्रेकडाउन रीजन के अंदर, वो भी रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। इस सिंपल सी ये बात याद रख लो कि इसका पैरेलल में जो इसका हमारे पास है, वही इसका भी आ जाएगा 15 ओम, 15 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो हम आसानी से करंट भी निकाल पाएंगे, ठीक है। ये पैरेलल है जीना डायोड के, इसलिए इसका ये बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे पास 20 वोल्ट है, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 15, यानी इस रीजन के अंदर कितना वोल्टेज काम कर रहा होगा, तो 5 वोल्ट, ठीक है। उसको आप आराम से करंट निकाल सकते हो, आई 250 ओम से कितना पास कर रहा होगा, तो 5 वोल्ट अपॉन 250 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो आप आराम से 20 मिली एम्पियर यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर भी आप करंट निकाल सकते हो, आपको रेजिस्टेंस गिवन था, आपने वोल्टेज देख लिया कि पैरेलल है तो वोल्टेज यही होगा, तो आप यहाँ से करंट निकालोगे तो 15 मिली एम्पियर। सवाल ये पूछा जाता है कि जीना डायोड से कितना करंट आएगा, तो ध्यान रखिएगा जीना डायोड से कितना करंट आएगा ये अपन बातचीत कर लेते हैं। यही क्वेश्चन जो है मेनली वो पूछेगा। तो सिंपल सा ये आपको बताना है, आपको सिंपल से ये चीज बताना है कि यहाँ से जो करंट आया, आपको सिंपली यहाँ से बताना है, यहाँ से जो करंट आया और यहाँ से जो करंट आया, ठीक है, उसको आपको नेगेटिव कर देना है। ये आपका 20 निकला, ये आपका 15, तो 20 यहाँ से आया, 15 यहाँ से, ये जो इधर से माइनस करके देखो, यहाँ से दिख रहा है आपको 20 ये आया, 20 ये आया, फिर यहाँ से दो भागों में बढ़ गया, तो 15 जब इधर गया तो इधर कितना गया होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 मिली एम्पेयर गया होगा, आंसर हो गया खत्म, ठीक है। इतने सिंपल तरीके से चीज़ों को निपटाना होगा, तभी फास्ट तरीके से काम बनने वाला है। नाउ जीना डायोड में एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि है डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको एक ग्राफ दे देंगे वोल्टेज और करंट के बीच में, आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई कर देना है, यानी कि कोई भी दो पॉइंट्स को पकड़ के माइनस करके, ठीक है। जैसे आपको कोई भी ग्राफ दिया ऐसा, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर V1 और यहाँ पर V2, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या कर देना होगा, V2 माइनस V1
अपॉन I2 माइनस I1, खत्म। डायरेक्टली इसका रिजल्ट आ जाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस के अंदर। ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला होता है पीएनपी वाला भी होता है और होता है एनपीएन। यहाँ पर दो केस बनेंगे, कॉमन इमिटर एंड योर कॉमन बेस। दो चीज़ों के बारे में बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ ध्यान रखना है रिवर्स बायसिंग के केस वाला। नाउ द कॉमन इमिटर, यहाँ पर दो ही चीजें आपको जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। कॉमन इमिटर का केस में करंट आपको जो है, कॉमन इमिटर के केस में करंट गेन याद रखना है बीटा। बीटा का वैल्यू होता है डेल्टा IC बाय IB। ये चीजें याद करने की हैं, याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, RN क्या होता है, V इन अपॉन I ऑफ बेस। ठीक है, वोल्टेज गेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बीटा R आउट बाय RN। या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जो चीज गिवन होगी उस तरीके से यूज करना पड़ता है। पावर गेन में बस बीटा स्क्वायर हो जाता है इसकी जगह, और आप इस फॉर्मेट में भी इसको बनाकर याद कर सकते हो। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको कैपिटल स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, बीटा अपॉन रेजिस्टेंस इन। ठीक है, अगर आपको बेस साइड में इनपुट AC सिग्नल दिया गया है तो कलेक्टर साइड में आपको आउटपुट AC सिग्नल निकलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा आई इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल्स। ये एक स्टेटमेंट याद रखने की चीज हो गई। कॉमन बेस की हम लोगों ने बात कर ली है ना, कॉमन इमिटर की हम लोगों ने बात कर ली, जो कि जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो है ये। इसमें भी तीन चीजें बस मेनली याद रखनी है, एक हो गया करंट गेन, एक हो गया वोल्टेज गेन, एक हो गया पावर गेन। बस इससे वो नीचे देखेगा ही नहीं, इससे नीचे वो देखेगा ही नहीं। अब बात करते हैं कॉमन एमिटर की, हम लोगों ने बात कर ली। बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की, सॉरी कॉमन बेस की। ये तीन चीजें होती हैं कॉमन बेस। कॉमन बेस में फॉर्मूला आपको क्या क्या ध्यान रखना है, करंट गेन इस होता है अल्फा, और फिर बाद में आपसे अल्फा एंड बीटा का रिलेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उस पर सवाल आ सकता है डायरेक्ट। ठीक है, वोल्टेज गेन, पावर गेन, डायरेक्टली देखो तो फॉर्मूले याद करने में सही होंगे क्योंकि इसी के जैसे ही फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये है वो रिलेशन जो कि आपको याद रखना है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। या तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको बड़े आराम से दूसरे फॉर्मेट में भी क्लियर करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो इस साइड आप अल्फा ही लिखो और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो बीटा माइनस अल्फा बीटा। ऐसा नहीं हो जाएगा इधर जाने के बाद, इधर जाने के बाद ऐसा हो गया तो आप क्या करो, आप इस तरफ क्या कर दो, आप यहाँ से अल्फा को उधर भेज दो, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ हो जाएगा बीटा। ठीक है, यहाँ से क्या करो, अल्फा कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो आप अल्फा के फॉर्मेट में लिख पाओगे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। या तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, कॉमन इमिटर कॉमन बेस आपके सामने बने हुए हैं, एक बार आप देख सकते हो। पावर इज इक्वल टू VI। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉजिक गेट्स। इससे कितने सवाल आ सकते हैं, इससे आपके पेपर में एक सवाल देखने को डेफिनेटली मिल सकता है मेंस के अंदर की बात करें तो। लॉजिक गेट्स बहुत सिंपल है, अगर लॉजिक गेट्स क्लियर है तो साथ साथ आपको मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि सब मिलती जुलती चीजें हैं साथ, बिल्कुल मिलती जुलती चीजें हैं। आपने एंड उधर देखा होगा, एंड है ना, तो उधर जो एंड है, सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए बता रहा हूँ, तो इसको याद कैसे रख सकते हैं, ये वाला आपने देखा होगा ना, इसको एंड से डिनोट करते हैं, इसको और से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको नेगेशन बोलते हैं। ये आप डायरेक्टली ना लिंक बैठा सकते हो इससे, अगर इससे लिंक बैठ गई तो फिर आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। लॉजिक गेट की बात करें तो बाइनरी सिस्टम में और का आपको ध्यान क्या रखना है, ये बिहेव करता है प्लस के जैसे, एंड बिहेव करता है एक मल्टीप्लिकेशन के जैसे, और एक ही ऊपर बार, ये नेगेशन हो गया यानी नॉट की तरह हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली उल्टा हो जाएगा। जीरो है, अगर जीरो को हम लोग लो वैल्यू बोलते हैं, 1 को हम लोग हाई वैल्यू बोलते हैं, और जीरो को नो भी बोलते हैं या फॉल्स बोलते हैं, और 1 को ट्रू या यस भी बोलते हैं। सबसे पहला गेट और गेट, तो यार याद करने की जरूरत ही नहीं, अगर हमने ये चीज इंपॉर्टेंट से देख ली कि और मतलब प्लस होता है, तो आप अगर ए में 0 ले लोगे और यहाँ पर 1 ले लोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इससे पहले आप ये समझो तो मैं आपको बूलियन अलजेब्रा सिखा देता हूँ 2 मिनट में। बूलियन अलजेब्रा क्या कहता है, बूलियन अलजेब्रा यही कहता है कि अगर आपके पास 0 है और आपके पास ए है, और 0 प्लस ए करोगे तो ए ही आएगा, ए इंटू 1 करोगे तो ए ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस ए करोगे तो ही 1 आएगा। या मेनली आपको जो चीज ध्यान रखनी है, 1 प्लस 1 में लोग घूमते हैं तो ये 1 ही होता है,
1 इंटू वन भी 1 ही होता है, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ए प्लस ए के ऊपर बाल भी 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि आपने अगर ए की जगह यहाँ पर सपोज 1 ले लिया तो 1 प्लस और 1 के ऊपर बार यानी 0, तो वो भी कितना 1 ही तो आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। तो ये बेसिकली बूलियन के पोस्टुलेट्स हैं। अगर आपको ये क्लियर है, इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और गेट की बात कर रहे थे तो बस आपको प्लस कर देना है। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अगर आप 1 और 1 लोगे तो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 0 1 आपने ले लिया है, 1 और 0 ले लोगे तो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप और गेट की ट्रुथ टेबल बना सकते हो बेसिकली। ऐसे ही होता है एंड गेट। एंड गेट में आपको मल्टीप्लिकेशन बस ध्यान रखना है और सब काम सेम हो जाएगा, ठीक है। सब काम सेम हो जाएगा। अब आप बोलोगे गेट को कैसे याद रखें, मैंने इसकी भी ट्रिक बना रखी है, देखो ध्यान से। आप एंड लिखते हो, एंड से बस आप इतना ध्यान रख लो मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड का जो लास्ट का डी आता है ना, ऐसा देखो, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है डी। आप लिखते हो ना एंड, आप जब एंड लिखते हो तो ए एन और उसके बाद जो डी बनाते हो तो उसको ऐसे ही तो बनाते हो, तो देखो ना एंड गेट ऐसे ही तो है, एंड गेट ऐसे ही तो है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ठीक है। याद भी हो गया इसी के साथ साथ। फिर आता है नॉर गेट। नॉर गेट सिंपल सा ये कहता है कि आपको और का उल्टा करना है। क्या करना है? और का उल्टा। और मतलब क्या होता था? जोड़ना, प्लस कर देना किसी भी चीज का। तो आपको उसको प्लस कर देना है, फिर आपको उसको उल्टा कर देना है, फिर आपको उसको उल्टा कर देना है। मतलब 0 और 1 को आप ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का उल्टा कर दो तो 0 हो जाएगा। मतलब सिर्फ यही काम करता है। तो अगर किसी के आगे n लग गया यानी उसका उल्टा कर दो, और के आगे n लग गया यानी प्लस का उल्टा कर दो। अगर नैंड किसी ने बोल दिया, जैसे नीचे ये नैंड गेट बना हुआ है, यानी एंड का उल्टा कर दो, एंड का उल्टा कर दो। इसके बारे में भी बेसिकली पूरा डिस्कशन अपन करने वाले हैं। मेन इंपॉर्टेंट गेट आता है नॉट गेट। अगर किसी ने ए यहाँ पर डाला तो यहाँ पर क्या निकल आएगा? ए के ऊपर बार निकल आएगा। मतलब किसी ने यहाँ 0 इनपुट पर डाला तो आपको 1 आउटपुट पर मिलेगा। आपका नॉट गेट क्या कर देता है? उल्टा काम कर देता है। इसको बेसिकली ए के ऊपर बार भी दिखाया जाता है, ठीक है। एक्सॉर और एक्सनॉर ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट गेट है, क्योंकि ये हटके ऑफ रोड पे चल रहे होते हैं। ये सबसे एकदम से है ना मिलते जुलते नहीं होते हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है? आप किसी भी एक को याद कर लीजिए। सपोज आपने एक्स और को याद कर लिया, ठीक है। एक्स और को याद कर लीजिए ए प्लस प्लस का बी। तो इसका कितना हम बोल सकते हैं? हम ए की बार प्लस बी, ए बार बी प्लस ए बी बार, इस तरीके से याद कर लीजिए। और एक्स नॉट को भी याद कर लीजिए। इनका कोई एक तरीके से है ना कोई दूसरा इलाज नहीं है। एक ये फॉर्मूला भी मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसको याद कर लीजिए। एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई एन एच, ठीक है। इस पर सवाल आएगा तो आ सकता है। एन आई होता है इंटरेक्सिक चार्ज डेंसिटी, और एन ई होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एन एच होता है होल डेंसिटी, ठीक है। इस पर सवाल आ सकता है तो आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नैंड गेट। नैंड गेट को यूनिवर्सल भी गेट कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम हर तरीके के गेट को क्या कर सकते हैं ना, क्लासीफाई कर सकते हैं नैंड गेट से। नैंड गेट आपको बता ही चुका हूँ कि एंड का उल्टा कदम, एंड का उल्टा नैंड हो गया। मतलब ए डॉट बी एंड होता था, उसके ऊपर बाल लगा दो यानी उसका उल्टा कर दो, तो हमारे पास नैंड हो गया। इसी के साथ साथ हमने पूरा सेमीकंडक्टर भी खत्म कर लिया। इससे मेनली सवाल आते हैं। अब आप क्या करिए, पीवाईक्यूज उठाइएगा, मेरे शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और खटाखट खटाखट क्वेश्चन करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है, वापस शॉर्ट नोट्स पर जाइए, उधर आपको चीज मिल जाएगी। सपोज आपको कोई लॉजिक गेट्स के सवाल पे दिक्कत आई, ठीक है, तो आप यहाँ आए, आपने एक्स और गेट को देख लिया, ठीक है, और आपने पीवाईक्यूज में आ गया आपके एक्स और गेट, ठीक है। पीवाईक्यूज में आजकल ऐसे सवाल बन के बहुत आते हैं कि आपसे ऐसा है ना, कुछ ऐसा बनाया, फिर ऐसा ऐसा करके नॉट यहाँ पर लगा दिया, फिर उसको वापस से जाके तो किसी एंड गेट से जोड़ दिया या नैंड गेट से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए था, यहाँ पर हमारे पास बी था सपोज, राइट। तो बी को हम लोगों ने किसी सपोज एंड गेट से जोड़ा इधर, यहाँ पर सी था, यहाँ पर डी था, ठीक है। इसको हम लोगों ने और गेट से जोड़ दिया ऐसा करके, ठीक है। डी को वापस मैंने एक एंड गेट बनाया और वापस उसको मैंने एक इस वाले गेट से जोड़ दिया, नॉर गेट से जोड़ दिया। आप बताइए आउटपुट। और यहाँ पर मैंने आपको ए बी सी डी का वैल्यू दे दिया, ए बी सी और डी का वैल्यू दे दिया। तो बताइए आप वाई यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, ठीक है। ए का वैल्यू 0 ले लीजिए, बी का 1 ले लीजिए, इसका भी 0 ले लीजिए, इसका भी 1 ले लीजिए, और खटाखट से कमेंट करके बताइए इसका क्या सही आंसर होगा, इसका क्या सही आंसर होगा, ठीक है। इसको आप जूम करके देख भी लीजिए, ये है, और क्या इसका सही आंसर होगा प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू। और नोट्स
आपको मिल जाएंगे नीचे।